नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, दिल्ली में कैग रिपोर्ट को लेकर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगे और काफ़ी हंगामा हुआ। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आखिरकार आप कार्यनीति 2024 पर कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश किया है। की अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। आगे बढ़ेंगे। गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट की भूमि आज एक नए भविष्य की शुरुआत करने जा रही है। एडवांटेज असम पूरी दुनिया को असम के संभावना और प्रगति से जोड़ने का एक महाअभियान है। वाह है कि पहले भी भारत की प्रॉस्पेरिटी में ईस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। आज जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है तो एक बार फिर ईस्टर्न इंडिया, हमारा ये नॉर्थ ईस्ट अपना सामर्थ्य दिखाने जा रहा है। एडवांटेज आसाम को मैं इसी स्पिरिट के रिफ्लेक्शन के रूप में देख रहा हूं। मैं असम सरकार को, हेमंता जी की पूरी टीम को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा जी, इंडस्ट्री लीडर्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट की भूमि आज एक नए भविष्य की शुरुआत करने जा रही है। एडवांटेज आसाम पूरी दुनिया को असम के पोटेंशियल और प्रोग्रेस से जोड़ने का एक महाअभियान है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष की आजकल आदत बन गई है कि सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना है और भाग जाना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और देश की जनता ये सब देखती है कि और उसी के आधार पर अपना फैसला करती है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर लालू जी कहते हैं कि झूठ नापने की कोई मशीन हो, तो अगर ये मशीन 90 के दशक में होती तो दूध का दूध और पानी का पानी उस समय हो जाता। इन्होंने झूठ बोला था। क्या झूठ बोले बताएं तो। आजकल ना विपक्ष की ये आदत बन गई है सिर्फ आरोप लगाना और भाग जाना। और देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है। देश की जनता ये सब बातें देखती है और उसी के आधार पर अपना फैसला करती है। एक झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली में भी थे जो बड़े बड़े दावे वादे कर आए थे। क्या किया देश की जनता ने 10 साल के बाद उनके साथ? उनको दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया। इसी तरीके से अगर देश में कोई झूठ बोलता है तो लोकतंत्र में इतनी ताकत है कि उस व्यक्ति को अगले चुनाव में जनता अपना फैसला सुनाती। अब यही पैमाना है, यही मापदंड है। जिस मापदंड की बात आदरणीय लालू जी कर रहे हैं, ये वही मापदंड है कि देश की जनता ने निरंतरता में अगर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पिछली 3 बार से वो अपने वादों पर, अपनी बातों पर खरा उतर रहा है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी के वादे, उनके वादों को पूरा करने की गारंटी है। और यही कारण है कि आज तीसरी बार, ये कोई सामान्य बात नहीं है कि एक ही सरकार, एक ही व्यक्ति लगातार निरंतरता में 3 बार चुनकर आ जाए।
इससे पहले जब ये हुआ था, आज से लगभग 6 दशक पहले, उस वक्त परिस्थितियां अलग थी, उस वक्त विकल्प नहीं थे। इस बार तो विकल्प के लिए आपने अपने विचारधारा से समझौता करते हुए तमाम विपक्ष एक साथ आ गए, सारे विपक्षी दल एक साथ आ गए। एक दूसरे को जो देख नहीं सकते अपने अपने राज्यों में, वो दल तक एक साथ आ गए। कांग्रेस आम आदमी पार्टी ना पंजाब में देख सकती है, दिल्ली का चुनाव आमने सामने लड़े। लेफ्ट ममता बनर्जी, ये सब एक साथ एक मंच पर आ गए प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए। क्या हो गया? उसके बाद भी तीसरी बार जनता ने उन्हें चुना। तो जब आदरणीय लालू जी ये बात कहते हैं कि अगर झूठ को नापने की कोई मशीन हो, अगर ये मशीन 90 के दशक में होती तो दूध का दूध, पानी का पानी उसी वक्त हो जाता। 90 के दशक में जिस तरीके से बिहार में बर्बाद करने के लिए एक के बाद एक गलत नीतियां लागू की गई, भ्रष्टाचार की हदों को पार किया गया, परिणाम स्वरूप उसके बाद कभी इनका दल अकेले बहुमत में नहीं आ पाया। हमेशा इनको उसके बाद मुख्यमंत्री जी की बैसाखी का सहारा करके इनको सत्ता में आना पड़ा। तो दर्शाता है कि झूठ इन्होंने बोला था, जनता ने इन्हें नकारा। तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद देने के बाद जनता ने उनके वादों पर मोहर लगाने का काम किया कि यही व्यक्ति हैं जो अपनी बातों को पूरा कर सकते। आगे बढ़ेंगे। 24 नवंबर को संभल में हुए हिंसा पर संभल डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि अभी तक 80 आरोपी हमारे द्वारा पकड़े जा चुके हैं और जो चार्जशीटेड हैं वो भी दाखिल कर दी गई है, जो चार्जशीट है। शेष जो आरोपी प्रकाश में आए हैं उनकी तलाशी जारी है। जितने भी आरोपी हैं कोशिश रहेगी कि उन्होंने जो अपराध किया है उसके आधार पर उन्हें सजा मिले। उन्होंने कहा कि उस समय सीसीटीवी कैमरे में जितने लोग कैद हुए हैं उनमें से कई लोग नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमने पोस्टर चिपकाए थे और हमें उनके नाम का भी नहीं पता है। अगर वो लोग मिल गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और फिर चार्जशीट लगाई जाएगी। सर, 24 नवंबर को जो संभल में हिंसा हुई थी, किस तरह की कार्रवाई सर अब तक अमल में लाई जा रही है? अभी तक 80 आरोपी हमारे द्वारा पकड़े जा चुके हैं और जो चार्जशीट है वो दाखिल भी हो चुकी है। शेष आरोपी जो प्रकाश में आए हैं उनकी तलाश जारी है और जितने भी आरोपी हैं प्रयास रहेगा कि उन्होंने जो अपराध किया है उसका दंड उनको मिले। सर, जो मुख्य आरोपी इसमें पूरे नाम दर्ज किए गए थे, अब तक गिरफ्तारी चल रही है, क्या सर इन लोगों पर एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी? यदि आवश्यक हुआ, अभी आईओ की जांच चल रही है और यदि आवश्यक हुआ तो वो भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, जिस तरह से पूरी कार्रवाई चल रही है, पोस्टर भी संभल में लगाए गए हैं कई क्षेत्रों में, तो सर किस तरह से इनको चिन्हित किया जा रहा है? जितने लोग उस समय सीसीटीवी में, कैमरे में, ड्रोन रिकॉर्डिंग के अंदर कैप्चर किए गए थे, उसमें से काफी लोग मिल नहीं रहे हैं। इसीलिए हमने पोस्टर चस्पा किए थे और हमें उनके नाम भी कईयों के पता नहीं है। यदि वो लोग मिलते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और फिर चार्जशीट लगाई जाएगी। सर, जिस तरह से आरोपियों की चिन्हित किया जा रहा है, क्या सर सीओजी पे भी आपको मैसेज आ रहे हैं लोगों को चिन्हित करने के लिए? लोगों के वैसे तो उनकी जानकारी गुप्त रखी जा रही है, लेकिन क्या कार्रवाई इसमें सामने आ रही है? हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई सूचना आती है तो हम जो आईओ जांच कर रहे हैं उनके पास भिजवा दी जाती है और हमारे कप्तान साहब इसकी सघन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रत्येक दिन इसकी समीक्षा की जाती है और किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति को जो एक बार उस कैमरे के अंदर कैप्चर हो चुका है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सर, जितने भी आरोपी हैं, जो मेन आरोपी नाम दर्ज किए गए हैं, सर उनके घरों पर क्या बुलडोजर भी चलाया जाएगा? वर्तमान में जो हमारी सार्वजनिक संपत्तियां जिन्होंने अतिक्रमित कर रखी थी उनके ऊपर हम नियमानुसार कार्रवाई कर खाली करवा रहे हैं और यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और निर्देश जो जारी हुए थे उसी के अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। दिल्ली के सीएम ऑफिस से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाने के दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि संविधान के निर्माता कौन है? बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसमें लिखा है कि सरकार का मुखिया राष्ट्रपति होता है और कार्यकारी मुखिया प्रधानमंत्री होता है। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब का अपमान किया है। आज तक अपने 11 साल में उन्होंने ना तो प्रधानमंत्री की फोटो लगाई और ना ही राष्ट्रपति की।
अब वे हमें सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीरें वहाँ लगी हैं, लेकिन झूठ बोलना आपका चरित्र है। अपने पापों को छुपाने के लिए आतिशी मार लेना बाबा साहब का और भगत सिंह जी का नाम ले रही हैं। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, संविधान के निर्माता कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर। और एक बार संविधान को जरा पढ़ लें, आतिशी मार लेना। खुद बाबा साहब ने उसमें लिखा है कि सरकार के जो हेड होते हैं वो माननीय राष्ट्रपति होते हैं और एग्जीक्यूटिव हेड माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। उनका तो अपमान किया इन्होंने बाबा साहब का। आज तक अपने 11 सालों में ना प्रधानमंत्री की फोटो लगाई ना राष्ट्रपति की फोटो लगाई। अब हमें सीख देने की कोशिश करें। और ये सब जानते हैं कि बाबा साहब की फोटो वहाँ लगी हुई है, भगत सिंह जी की फोटो लगी हुई है, लेकिन झूठ बोलना, ओछी राजनीति करना ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री के बार बार बिहार आने पर सवाल उठा रहे हैं, शायद उन्हें नहीं पता कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि एक समय था जब देश में सिर्फ 2 एम्स थे, अब बिहार में 2 एम्स हो रहे हैं। यह हमारे लिए बड़ी बात है कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन हुआ, क्योंकि बिहार में मखाना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का बार बार बिहार आना, जो लोग सवाल उठाते हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब चुनाव आ रहा है इसलिए वो आ रहे हैं, दिल्ली का चुनाव समाप्त हो गया है इसलिए सब लोग आ रहे हैं, शायद वो लोग नहीं जानते कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री, लोकसभा चुनाव बीते अभी 7-8 महीना भी नहीं हुआ है, दरभंगा में उनका कार्यक्रम हो चुका है, जमुई में वो जनजातीय गौरव दिवस आकर उसका वो कार्यक्रम वहां पे कर चुके हैं, आज भागलपुर में प्रधानमंत्री थे। ये किसी भी राज्य के लिए सौभाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री उस राज्य पे इतना ध्यान दे रहा है और प्रधानमंत्री वादों को पूरा करने की गारंटी है। लोकसभा में जो जो वादे उनके द्वारा किए गए थे, ये कोई मामूली उपलब्धि है कि एक समय होता था जब देश भर में मात्र 2 एम्स होते थे, अब बिहार में 2 एम्स हो रहे हैं, पटना के साथ साथ दरभंगा में। आज जिस तरीके से किसान सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, 19वीं किश्त जिस तरीके से किसानों को दी गई, ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी बातों को, अपने वादों को एक एक करके पूरा कर रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि एक लंबे समय के बाद प्रदेश में डबल इंजन की मजबूत सरकार चल रही है। देश में इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, राज्य में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है और दोनों सरकार का तालमेल आज की तारीख में इतना खूबसूरत और इतना मजबूत है। परिणाम स्वरूप एक एक करके बड़ी से बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। लोकसभा में इस बार बजट में भी हम लोगों ने देखा जिस तरीके से बिहार को प्राथमिकता दी गई। कई लोग हैं जिनको बिहार को साथ धोखा उनको दिखाई दे रहा है, पर इससे पहले कब ऐसा होता था कि बिहार को एक साथ, और बिहार की जितनी ज्वलन समस्याएं हैं, भले वो मिथिलांचल की सिंचाई की समस्या हो या फिर कोसी की त्रासदी को, जिसको हर साल हम लोग कहीं ना कहीं कम ज़्यादा हर बिहारी को झेलना पड़ता है, साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जिस तरीके से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का इसमें जिक्र किया गया, वहीं IIT एक्सपेंशन का जिक्र किया गया। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई मखाना बोर्ड, बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन मखाना का होता है, उसको लेकर मखाना बोर्ड के गठन का इसमें जिक्र किया गया। मेरे मंत्रालय की एक लंबे समय से मांग थी कि पूरे देश भर में मात्र 2 निफ्टम है, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री जी ने भी किया। तीसरा निफ्टम अगर खुलने जा रहा है तो वो हमारे बिहार में खुलने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम, उनका दौरा ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में बिहार है। विकसित देश की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी नींव में बिहार का विकसित होना उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा जंगल तेलंगाना में सुरंग ढहने की घटना में फंसे झारखंड के मजदूरों पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे अधिकारी इस मुद्दे के संबंध में वहां तेलंगाना की बात कर रहे हैं, अधिकारियों के संपर्क में हैं, तेलंगाना के अधिकारियों के संपर्क में हैं। यहां से जाने के बाद मैं वहां की स्थिति के बारे में जानकारी लूंगा। तेलंगाना में सर वो जो माइन वाला इंसिडेंट है जहां हमारे मजदूर फंसे, सर क्या लेटेस्ट है गवर्नमेंट के पास, किस तरह से टच में? देखिए, पदाधिकारी ऑफिसर्स हमारे इस विषय पर संपर्क में हैं, वहाँ के मुख्य सचिव और सब लोगों से संपर्क में हैं। अभी तत्काल में अभी मैंने तुरंत उसका ये नहीं लिया है इस बार अभी, और मुझे लगता है अभी मैं जाते जाते इनकी जानकारी लूँगा अभी तक पोजीशन क्या है वहाँ पर।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि 2013-2014 में इस साल का जीडीपी हमारा 29 बिलियन डॉलर हुआ करता था, लेकिन 2023 में हमारे प्रदेश का जीडीपी 68.7 बिलियन डॉलर हुआ। इस साल हमारा जीडीपी ग्रोथ 15.2% होगा। उन्होंने कहा कि आज एडवांटेज असम 2.0 समारोह में मैं भारत के उद्योगपतियों को आमंत्रित करूंगा कि आप लोग आएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उत्तर पूर्व विकास का जो सपना है, उस सपने में आप लोग भी शामिल हुए और उत्तर पूर्व विकास में अपना योगदान दीजिए। 2013-14 सन में हमारे साल का जीडीपी 29 बिलियन डॉलर हुए करते थे, लेकिन 2023 में हमारे प्रदेश का जीडीपी 68.7 बिलियन डॉलर हुए। हमने 13 ग्रोथ पूरा दशक में मेंटेन किए। ये साल हमारे जीडीपी ग्रोथ विल बी 15.2% एंड बाय 2030 will be an economy of 143 बिलियन यूएस डॉलर। हमारे प्रदेश में टाटा ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का शुरुआत की है। हमारे प्रदेश में पेप्सी, कैंपा कोला जैसा ब्रांड आए, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा हमारे मल्टीनेशनल कंपनी ने हमारे प्रदेश में उद्योग का जो नया इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम शुरुआत किए। आज एडवांटेज असम 2.0 की ये समारोह में मैं भारत का उद्योगपतियों को आमंत्रण करूंगा कि आप लोग भी आइए। प्रधानमंत्री जी की जो कि सपने है, उत्तर पूर्व भारत का विकास का जो सपना है, उस सपना में आप लोग भी शामिल हो जाइए और हमारे देश को उत्तर पूर्व ये जो खंड है, उत्तर पूर्व जो पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, इनका विकास में आप लोग अपना योगदान दीजिए। मैं असम वासियों का ओर से आप लोग को आश्वासन देना चाहूंगा, वी विल एंश्योर बेस्ट इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, वी विल एंश्योर बेस्ट वर्किंग एनवायरनमेंट, वी विल एंश्योर बेस्ट इंसेंटिव और वी विल एंश्योर ए गुड एंड कंजीनिएबल इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर इन आवर स्टेट। प्रधानमंत्री जी हमारे देश में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को एनकरेज करते हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव मेरे सम्मानित नेता है, कांग्रेस के बिना बीजेपी को हराना मुश्किल है, गठबंधन है और कांग्रेस अपनी ओर से गठबंधन नहीं तोड़ती है। लालू प्रसाद यादव का उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव का सम्मान है तो कांग्रेस का भी सम्मान है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बिहार की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। भैया ये कौन कहा कांग्रेस ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा है। लालू यादव मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे सम्मानित नेता हैं। लालू यादव की अपनी पार्टी है, कांग्रेस का लीडर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी। कांग्रेस के बगैर बीजेपी को हराना मुश्किल है। महासचिव महोदय ने किसी भी बात को कहा है तो संदर्भ के पीछे कांग्रेस की विचारधारा होती है। उन्होंने जो बात कही, हम लोग खाद बनने को तैयार हैं, गिलहरी की तरह काम करने को तैयार हैं। निश्चित रूप से जो दायित्व पप्पू यादव, कन्हैया या किसी को भी दिया जाएगा, उस दायित्व के साथ हम महासचिव जी के विचारधाराओं के साथ खड़े रहे। आखिरी सवाल है सर, अटकलें अब ये कहा जा रहा है कि बिहार में भी कांग्रेस अकेले लड़ सकती है जिस तरीके से दिल्ली में। ये मुझे नहीं पता, गठबंधन है और कांग्रेस अपने तरफ से गठबंधन नहीं तोड़ती है। कांग्रेस को कम आंका गया और कांग्रेस, फिर मैं कह रहा हूं, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। लालू यादव जी का सम्मान है तो कांग्रेस का भी ऊंचा सम्मान है। मान करके कोई भी दल बीजेपी को हरा नहीं सकती। बिहार की 13 करोड़ जनता कांग्रेस के को देख रही है कि कांग्रेस के साथ हम खड़े हों और मुझे लगता है कांग्रेस के साथ बिहार की जनता खड़ी होगी।
पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना ने कहा है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की फोटो की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी है। मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से बड़े हैं? क्या वह डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आपकी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेकर सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस न लग जाती हो। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी। मुख्यमंत्री कार्यालय से जो सचिवालय में है, विधानसभा में जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, सारे मंत्रियों के कार्यालय से, क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हैं? जब हमने बाबा साहब के नाम के नारे विधानसभा में लगाए तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को निष्कासित कर दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मोदी जी के नारे लगाए तो उनको छुआ भी नहीं। इसका क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब की तस्वीर से नफरत है, भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के नाम से नफरत है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हैं और इस अहंकार का जवाब देश के लोग उन्हें देंगे। अरे फोटो का बनिए यार, माइक की बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो की जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेकर सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती। जय 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 जय। असम के गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि एडवांटेज असम समिट में बोलना सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम और पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी क्रांति के एक अभूतपूर्व युग की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि न केवल भौतिक कनेक्टिविटी, न केवल डिजिटल कनेक्टिविटी, न केवल विकासात्मक कनेक्टिविटी, बल्कि सबसे बढ़कर आपने इस क्षेत्र के लोगों और शेष भारत के बीच भावनात्मक संपर्क को बढ़ावा दिया है। Sokolere Proti Namaskar. It is an honor to be speaking again at the Advantage Assam Summit. Before I begin my address, I want to sincerely pray to Ma Kamakhya, the goddess of energy and creation, not only to bless all in Assam, but to bless all of India. Param Adarniya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji. The title of this summit is Advantage Assam. But the greatest advantage for every Assamese and every Indian is that we are blessed with your visionary leadership. In the past 11 years, you have brought 4 unique advantages to Assam. Advantage 1. You have brought Assam and the rest of Northeast from the periphery to the center of India's development map. You have yourself visited the Northeast over 70 times, more than any other Prime Minister in the past.
Advantage 2, you have given an inspiring new mantra to Assam. Act East, act fast, and act first. Assam indeed has the potential to develop so fast that the Southeast Asia and the East Asia will begin to look westwards towards Assam as the land of growth opportunities. Advantage 3, you have heralded an unprecedented era of connectivity revolution in Assam and Northeast. Not only physical connectivity, not only digital connectivity, not only developmental connectivity, but above all, you have promoted emotional connectivity between the people of this region and the rest of India. मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।